कोचिंग्स में आपका स्वागत है। और अपना टॉपिक चल रहा था संविधान में मौलिक अधिकार। संविधान में आपका टॉपिक चल रहा था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, और मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में रखा गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई संसार में मौलिक अधिकारों का अगर विकास किसी ने किया है तो ब्रिटेन ने किया है, ये बात भी आपकी हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इस पे बात हो चुकी थी। अब बात करते हैं कि मानवाधिकार क्या होते हैं। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट, मानवाधिकार, मानवाधिकार जिसको कहा जाता है ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट। तो देखो, मानवाधिकार का मतलब होता है कि भाई वे अधिकार जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हो, या वे अधिकार जो प्रकृति अर्थात भगवान द्वारा प्रदान किए गए हो, उसी को कहा जाता है मानवाधिकार। तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकारों को मानवाधिकार कहा जाता है। जैसे आप लोग हंसने का अधिकार, रोने का अधिकार, सोने का अधिकार, जागने का अधिकार, खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार कैसे हैं? आपके मानवाधिकार। तो मानवाधिकार का मतलब होता है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकारों को ही क्या बोला गया है? मानवाधिकार बोला गया। ठीक है, इतना आपका क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं कि भाई देखो, हमारे मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है कि भाई जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी के द्वारा इस अधिकार को विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इस अधिकार के लिए संविधान के अनुच्छेद 300 का में स्थान मिला है और इसको भाग 12 का विषय बना दिया गया है। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार आपका कानूनी अधिकार है या आपका विधिक अधिकार है। तो वर्तमान में संविधान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है आपका समता का अधिकार या समानता, समता का अधिकार, या उसको हम कहते हैं समानता का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक है। नंबर 2 आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक है। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में है। उसके बाद आपका आता है नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 तक है। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पे आता है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 से 30 तक है।
उसके बाद नंबर 6 आपका आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 से लेके 35 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 32 से 35। तो देखो, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख था, वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार रह चुके हैं, और संपत्ति का अधिकार आपका कानूनी अधिकार बन चुका है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको पूछ देता है। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब इस पे हमें बात करनी है। चलो अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 12 से। अनुच्छेद 12 से और एक एक करके इन सभी पे हमें चर्चा करनी है। ठीक है, अनुच्छेद 12, सबसे पहले अनुच्छेद 12 की बात करते हैं। तो देखो, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। राज्य की परिभाषा का उल्लेख है, या राज्य को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो देखो, राज्य का मतलब देश या किसी भूखंड से होता है। तो यहाँ पर प्रोफेसर गार्गन ने राज्य की परिभाषा बताई, राज्य को परिभाषित किया कि भाई ऐसा भूखंड या ऐसा देश जिसका अपना भौगोलिक क्षेत्र हो, जिसका अपना भौगोलिक क्षेत्र हो, कि एक निश्चित उसका क्षेत्रफल हो। दूसरा, कि उस भौगोलिक क्षेत्र पर जनसंख्या का निवास हो, कि ऐसा देश, ऐसा क्षेत्र जिसका अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो और उस भौगोलिक क्षेत्र पर जनसंख्या का निवास हो, और उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए सरकार हो, और सरकार कैसी हो? वो संप्रभुत्व हो। तो देखो, प्रोफेसर गार्गन ने सबसे पहले राज्य को परिभाषित किया, और उन्होंने कहा कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा राज्य, ऐसा देश, ऐसा भूखंड कि जिसका अपना एक भौगोलिक क्षेत्र हो, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो। जैसे हमारा भारत है, उसका अपना एक निश्चित क्षेत्रफल है, और उस भौगोलिक क्षेत्र पर जनसंख्या का निवास हो, और उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार हो, और सरकार कैसी हो? संप्रभुत्व हो। तो इन्हीं 4 अंगों से मिलकर राज्य बनता है, इन्हीं 4 अंगों से मिलकर देश बनता है। ठीक है, तो आपको पूछ लेता है कि भाई इनमें से कौन राज्य का अंग है, कौन राज्य का अंग नहीं है। तो सबसे पहले राज्य की परिभाषा प्रोफेसर गार्गन ने दी थी, तो आप लोग इसको यहाँ पर याद करना। ठीक है, अब अनुच्छेद 13 की बात करते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 13 जिसको कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशल रिव्यू के नाम से जानते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन जिसको कहा जाता है जुडिशल रिव्यू। ठीक है, तो देखो, भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन है, इसकी व्यवस्था अमेरिका के संविधान से की गई है। देखो, न्यायिक पुनरावलोकन आप लोग जानते हो कि भाई भारत में कानून बनाने का अधिकार संसद को है, और संसद संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही कानून बना सकती है। ठीक है, या राज्य विधानमंडल भी संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत ही कानून बना सकते हैं। तो संसद अथवा विधानमंडल संविधान के प्रावधानों से हटकर अगर कोई कानून बनाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसको विधिपूर्ण शून्य कर सकता है। इसी को कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। या आप कह सकते हो कि राज्य विधानमंडल अथवा संसद अगर कोई ऐसा कानून बनाता है जिससे
भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या वो सीमित होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को विधिपूर्ण शून्य कर सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन इम्पोर्टेंट है आपका। तो आपको यहाँ पर यही बताना है कि संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को सर्वोच्च न्यायालय विधिपूर्ण शून्य कर सकता है यदि वह कानून संविधान के प्रावधानों से हटकर है। तो तभी तो हम कहते हैं कि भाई भारतीय संविधान का अगर अभिभावक कोई है तो वो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए जो कानून है उसकी जांच करता है, तो ये पावर दी गई अनुच्छेद 13 में। देखो संसार में एक तो भारत और एक अमेरिका, ये दो ऐसे देश हैं जहां पर न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। ठीक है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो आप अनुच्छेद 13 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अनुच्छेद आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब वर्तमान में भारतीय संविधान में जो 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहला जो मौलिक अधिकार है। फर्स्ट आपका मौलिक अधिकार समता का मौलिक अधिकार, समता का अधिकार, समता का अधिकार। तो इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक रखे गए हैं। तो इसमें आपके कुल मिला के 5 अनुच्छेद हैं, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो समता का अधिकार यहाँ पे हम बात, तो पहला मौलिक अधिकार समता का अधिकार, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। तो यहाँ पे अब बात करते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 इम्पोर्टेंट है आपका, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब होता है विधि के समक्ष, विधि का मतलब कानून, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। तो ये जो अनुच्छेद है मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, विधि के समक्ष समानता। देखो इसका तात्पर्य है राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता तथा विधि के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य किसी भी व्यक्ति को, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता तथा विधि के समक्ष, तथा विधि के समक्ष संरक्षण, संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। तो राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता तथा विधि के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे 2 शब्द आए हैं, एक आपका आया है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, और एक वर्ड आया है विधि के समक्ष संरक्षण। इन दोनों शब्दों का अपना अलग अलग मीनिंग है। विधि के समक्ष समानता, तो देखो विधि का मतलब कानून, कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान कानून पाने का अधिकार है। या आप कह सकते हो कि कानून की दृष्टि में भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति समान हैं। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको उसी आईपीसी के तहत सजा दी जाएगी। तो कानून सभी व्यक्ति को, भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखता है, या भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को समान कानून पाने का अधिकार है। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता। तो देखो भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता, ये जो शब्द है ये लिया गया है ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समानता ये शब्द ब्रिटेन से लिया गया है, और इस शब्द के प्रतिपादक ब्रिटेन के प्रोफेसर डाइसी हैं। प्रोफेसर डाइसी
प्रोफेसर डाइसी हैं। तो विधि के समक्ष समानता, इसको दोबारा बात कर लेते हैं। इसका मतलब है कि कानून की दृष्टि से या कानून की दृष्टि में भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति समान है, सभी को समान कानून पाने का अधिकार है। तो विधि के समक्ष समानता भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है और इसके प्रतिपादक हैं आपके प्रोफेसर डाइसी। अब बात करते हैं विधि के समक्ष संरक्षण। तो देखो ये जो शब्द है ये लिया गया है अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, विधि के समक्ष संरक्षण। इसका मतलब है कि भाई भारत में रहने वाले जो गरीब लोग हैं या जो महिलाएं हैं या जो आपके विकलांग लोग हैं कि उनके लिए सरकार अलग से कानून बना सकती है। अगर उनके लिए अलग से सरकार कानून बनाती है तो भारत में जो अन्य व्यक्ति हैं उनके अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होगा। तो विधि के समक्ष संरक्षण का मतलब है कि भारत में रहने वाले जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जैसे महिलाएं हैं, विकलांग लोग हैं, बच्चे हैं, उनका संरक्षण सरकार करेगी। तो उनके लिए अलग से कानून बनाया जा सकता है। तो ये विधि के समान या विधि के समक्ष संरक्षण है। और ये शब्द कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अनुच्छेद 14 आपका कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद 15 का 1 अनुच्छेद 15 का फर्स्ट। देखो 15 का फर्स्ट कहता है राज्य, जन्म, मूल वंश, लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। 15 का फर्स्ट राज्य, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। मतलब क्या कि राज्य अर्थात सरकार किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर विभेद या भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 15 का 2 इसमें यह कहा गया है कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को होटलों, सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक तालाबों के उपयोग से या उसके प्रयोग से या उपयोग से वंचित नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर होटल में जाता है निम्न जाति का तो उसको होटल ना मिले, या कोई निम्न जाति का व्यक्ति सार्वजनिक भोजनालय पर जाता है तो उसको भोजन ना दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। तो सुन लो अनुच्छेद 15 का 2 राज्य, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों, होटलों, तालाबों, स्नानागारों, नहरों के उपयोग से वंचित नहीं करेगा। ये बात बोली गई है। अनुच्छेद 15 का 3 इसमें कहा गया है कि भाई महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए राज्य अलग से कानून बना सकता है। तो अनुच्छेद 15 कि राज्य महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कानून बना सकता है।
तो देखो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर राज्य महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कानून बना रहा है तो भारत में और अन्य लोगों के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ये बात कही गई है। तो जैसे आप लोग जानते हो कि वर्तमान में महिलाओं के लिए भारत में अनेकों प्रकार के कानून बनाए जाते हैं, तो उसको वो भी अनुच्छेद 15 के 3 के तहत बनाए गए हैं। आप लोग जानते हो कि बच्चों के लिए, बच्चों के विकास के लिए भारत में अनेक प्रकार के कानून बनाए जाते हैं, तो वो भी अनुच्छेद 15 के 3 के तहत ही बनाए जाते हैं। अनुच्छेद 15 का 4, इसमें ये कहा गया है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर SC, ST और OBC को आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि SC, ST और OBC को आरक्षण। तो भारतीय संविधान में अगर आरक्षण का आधार कोई अनुच्छेद है तो 15 का 4 है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं उनको राज्य आरक्षण दे सकती है। तो अनुच्छेद 15 का 4, ठीक है। तो ये आप लोग ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट आपका होगा पार्ट 3। तो हम मौलिक अधिकार का पार्ट 1 करा चुके हैं और पार्ट 2 मैंने आज करा दिया है, ठीक है। तो बेटा प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग देखो। थैंक यू, मिलते हैं कल।